हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक की क्लास में हम एड्जॉर्प्शन क्या है ये पढ़ चुके हैं। एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है इसको भी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद में हमने एड्जॉर्प्शन की मैकेनिज्म को भी पढ़ लिया है और एड्जॉर्प्शन के टाइप्स, जो कि दो टाइप्स होते हैं, फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन, इसको भी हम कवर कर चुके हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म की। बेसिकली फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म को हम पढ़ेंगे और इसके साथ में हम एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज इस टॉपिक को भी कवर करेंगे। तो देखिए, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है। द वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड x by unit mass of solid adsorbent m with pressure p at a constant temperature can be expressed by a curve called adsorption isotherm। तो बेसिकली आइसोथर्म वर्ड का मतलब क्या है। आइसोथर्म का मतलब होता है कोई भी प्रॉपर्टी जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे ऑब्जर्व की जा रही है। सो आइसो मीन्स कांस्टेंट, थर्म मीन्स टेम्परेचर और हीट। सो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम ये ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं आइसोथर्म। ऑब्जर्वेशन क्या कर रहे हैं हम कि किसी गैस का कितना अमाउंट एड्जॉर्ब हुआ बाई मास ऑफ सॉलिड एड्जॉर्बेंट m। सो ये जो x बाई m का रेशियो है, इसका वैल्यू आपको इंडिकेशन देगा कि एड्जॉर्प्शन किस एक्सटेंट तक हुआ है या कितना ज़्यादा हुआ है। ओके, x बाई m का वैल्यू अगर ज़्यादा है इसका मतलब एड्जॉर्प्शन ज़्यादा है, और x बाई m का वैल्यू अगर कम मिल रहा है इसका मतलब एड्जॉर्प्शन का एक्सटेंट भी कम है। और हम ये जानते हैं कि जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो गैसेस जो है वो एड्जॉर्बेंट के सरफेस के पास में आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा एड्जॉर्प्शन जो है वो शो करेगी। तो एक कॉमन अप्रोच ये कहती है कि आप जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे तो एड्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज होगा। लेकिन क्या प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो एड्जॉर्प्शन बढ़ता जाएगा, या फिर किसी एक वैल्यू के बाद में एड्जॉर्प्शन कांस्टेंट हो जाएगा। तो देखिए, इसके लिए जो कर्व है आइसोथर्म कर्व, इसको हम ऑब्जर्व करते हैं। देखिए यहाँ पर x बाई m है y स्केल पे और x स्केल पे जो है वो प्रेशर का वैल्यू है। आप देखिए, जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं एड्जॉर्प्शन का एक्सटेंट जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर प्रेशर के बाद में ये कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से सेकंड कर्व देखिए सेम है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये किसी अलग टेम्परेचर पे लिया हुआ कर्व है, ये किसी और टेम्परेचर पे लिया हुआ कर्व है। इसी तरीके से T1 टेम्परेचर पे हमको ऐसा कर्व मिला। अब देखिए, हमने ये तो पढ़ लिया कि एड्जॉर्प्शन जो है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा एड्जॉर्प्शन होगा, लेकिन टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एड्जॉर्प्शन जो है वो घटेगा। फिजिकल एड्जॉर्प्शन की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो तीन कर्व हमने लिए हैं T1, T2 और T3 टेम्परेचर में, यहाँ पर कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा है जिस पे एड्जॉर्प्शन कम है, और जहाँ एड्जॉर्प्शन ज़्यादा है वो वाला टेम्परेचर कम है। तो अगर हमको कंपेयर करना हो कि इन तीनों में से टेम्परेचर का कम ज़्यादा वैल्यू कैसे है, तो देखिए T1 जो है वो मिनिमम टेम्परेचर है, देन T2 और T3 जो है वो मैक्सिमम टेम्परेचर पे हमने जो आइसोथर्म प्लॉट किया है वो है। ठीक है, तो आप देखिए किसी एक पर्टिकुलर प्रेशर पे अगर आप देखोगे तो बिल्कुल जो लोएस्ट टेम्परेचर यहाँ पे है वहाँ पे एड्जॉर्प्शन का वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है। ओके, सो यहाँ पे T1 इज़ लेसर देन T2 एंड T2 इज़ लेसर देन T3। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है। ओके, अब देखिए, जो फ्रेंडलिक ने एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म दिया उसको हम डिस्कस करते हैं। और ये जो फ्रेंडलिक आइसोथर्म वाला टॉपिक है, ये अकेला ऐसा टॉपिक इस चैप्टर में है जहाँ पे हमें कुछ मैथमेटिकल कर्व्स वगैरह यूज़ में लेने पड़ रहे हैं। बाकी ये पूरा जो चैप्टर है वो थ्योरेटिकल है और कॉन्सेप्चुअल है। फ्रेंडलिक ने एड्जॉर्प्शन के एक्सटेंट x बाई m और प्रेशर के बीच में रिलेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए एक इक्वेशन दी, और वो इक्वेशन क्या थी, उसने कहा कि जो अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर और पावर 1/n।
अब ये n क्या है, n एक कांस्टेंट है जो डिपेंड करता है एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट की नेचर पे। और एक और चीज़, जो n का वैल्यू है दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। ओके, और जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे तो हमको यहाँ पर एक कांस्टेंट मिलेगा k। ठीक है, सो इक्वेशन क्या बनी, x बाई एम इक्वल्स टू k p टू द पावर 1 बाई n। ये फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म के लिए इक्वेशन है। अब देखिए यहाँ पर x क्या है, x है अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड, देन m क्या है, m है मास ऑफ एड्जॉर्बेंट, देन p क्या है, p है प्रेशर। ओके, और जो k और n है ये कुछ कांस्टेंट है जिनका वैल्यू डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट। ओके, सो इनका एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो एम्बिगुअस है। अब देखिए अगर हम इक्वेशन का लॉग लें तो क्या फॉर्मेट हमको मिलेगा, आप ये नोट कर लेंगे यहाँ तक का सारा। देखिए अगर हम इस इक्वेशन का लॉग लेंगे तो हमको ये इक्वेशन मिलेगी log x बाई एम इक्वल्स टू log k प्लस 1 बाई n log p। ठीक है, ये log k प्लस 1 बाई n log p क्यों आया, क्योंकि log a इंटू b जो है वो log a प्लस b के फॉर्मेट में लिखा, और log a टू पावर अगर n है तो उसका एक्सपेंशन होता है n log a। ठीक है, तो ये दो स्टेप में जो है फाइनल हमको ये इक्वेशन मिल जाएगी। तो बेसिकली फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में आपको ये इक्वेशन ध्यान में रखनी है और ये कुछ भी नहीं है। और इस इक्वेशन पे बेस्ड हम एक ग्राफ को प्लॉट करेंगे। देखिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं सपोज log x बाई एम और log p के बीच में, क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है और n भी कांस्टेंट है। तो देखिए कर्व हमको किस टाइप का मिलेगा, अगर ये y एक्सिस पे है और अगर ये x एक्सिस पे है तो ये कर्व हमको मिलेगा y इक्वल्स टू mx प्लस c, यानी पॉजिटिव इंटरसेप्ट के साथ में कर्व जिसके स्लोप का वैल्यू 1 बाई n होगा। तो चलिए कर्व को हम प्लॉट करते हैं। ठीक है, आपने यहां तक इसको नोट कर लिया होगा। ओके, हम कर्व प्लॉट कर रहे हैं बिटवीन log x बाई एम एंड log p, इसके बीच में। और इक्वेशन क्या थी हमारी, log x बाई एम इक्वल्स टू log k प्लस 1 बाई n log p। ठीक है, तो ये हमारा हो गया x एक्सिस पे वेरिएबल, ये हमारा हो गया y एक्सिस पे वेरिएबल। 1 बाई n जो है ये वैल्यू हो गया स्लोप का, और प्लस c जो है यानी log के जो है वो हमारा हो गया इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट जब भी है तो कर्व 0 से स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ से ये कर्व स्टार्ट होगा पॉजिटिव स्लोप के साथ स्ट्रेट लाइन, जहाँ पे स्लोप का वैल्यू है 1 बाई n और जो इंटरसेप्ट है उसका वैल्यू है log k। ओके, सो ये कर्व जो है वो आपको मिलेगा फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म पे बेस्ड। अब देखिए हमने यहाँ पे एक चीज़ पढ़ी
कि ये जो 1/n है या जो n है इसका वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है ना। तो 1/n का वैल्यू क्या हो सकता है? अगर मान लो n का वैल्यू 1 है तो इसका वैल्यू 1 हो सकता है, और अगर n का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो उसका वैल्यू 1 से कम होगा, 1/n का वैल्यू 1 से कम होगा। और मैक्सिमम कितना हो सकता है n का वैल्यू? इनफाइनाइट हो सकता है। तो मिनिमम 1/n का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। तो ये जो 1/n है इसका वैल्यू हमेशा इस रेंज में ही रहेगा, 0 to 1। ठीक है, तो मैं कुछ स्टेटमेंट्स आपको बोल रहा हूँ, वो स्टेटमेंट्स जो है वो आप नोट कर लेंगे। ओके, ये कब आप नोट कर लीजिए, उसके बाद में 2-3 में स्टेटमेंट आपको बता रहा हूँ, वो स्टेटमेंट भी आप नोट कर लेंगे। देखिए क्या है, स्लोप 1/n have a value between 0 to 1। ठीक है, इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा? या तो 0 हो सकता है या फिर मैक्सिमम 1 हो सकता है। अब देखिए when 1/n equals to 0, तो उस केस में क्या होगा? इक्वेशन देखिए क्या थी, log x/m equals to log k plus 1/n log p। तो अगर 1/n का वैल्यू 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, कैंसिल हो गया। तो जो एड्जॉर्प्शन है वो क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो उस केस में क्या हो जाएगा? x/m इक्वल्स टू कांस्टेंट। और अगर हो जाए वैल्यू 1/n का इक्वल्स टू 1, तो उस केस में क्या होगा? x/m इक्वल्स टू kp। यानी कि जो एड्जॉर्प्शन है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, या फिर हम इसको और क्या कह सकते हैं, और x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, यानी एड्जॉर्प्शन वेरीज विथ प्रेशर। ओके, सो ये था हमारा टॉपिक, फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। अब देखिए, अभी तक हम जब भी एड्जॉर्प्शन वर्ड को बोल रहे हैं हमारे माइंड में एक पिक्चर बन रही है कि कुछ गैसेज हैं जो किसी सॉलिड सरफेस पे आके चिपक रही है। लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या एड्जॉर्प्शन सॉल्यूशन फेज से भी हो सकता है क्या? बिल्कुल, एड्जॉर्प्शन जो है वो सॉल्यूशन फेज में भी पॉसिबल है। इसका क्या मतलब है? अगर आपने किसी सॉल्यूट का सॉल्यूशन बना रखा है और अगर हम उसमें कोई एड्जॉर्बेंट को इंट्रोड्यूस करें तो वो एड्जॉर्बेंट इस सॉल्यूट पार्टिकल को भी अपने ऊपर एड्जॉर्ब कर पाने में कैपेबल होता है। ओके, तो देखिए कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। जैसे कि अगर मान लीजिए आपके पास एसिटिक एसिड है और आपने एसिटिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन बनाया है, मतलब कि उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व किया है। ओके, देन अगर हम इस सॉल्यूशन के अंदर चारकोल को इन्फ्यूज करेंगे तो हमें ये ऑब्जर्व होगा कि उस सॉल्यूशन में जो एसिड की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी। और कंसंट्रेशन डिक्रीज होना इस बात को प्रूव करता है कि जो एसिड के पार्टिकल्स हैं वो चारकोल के ऊपर एड्जॉर्ब हुए हैं, यानी कि सॉल्यूशन फेज में एड्जॉर्प्शन होता है। ओके, एक और एग्जांपल आप देखिए। अगर हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट है और हम उसमें मैग्नेसॉन रिएजेंट को ऐड करें
ये बेसिकली एक रिएजेंट का नाम है, रिएक्टिव स्पीशीज है, मैग्नेसॉन रिएजेंट। तो ब्लू कलर अपीयर होता है, ब्लू कलर, यानी जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो प्रेसिपिटेट था, जैसे आप मैग्नेसॉन रिएजेंट ऐड करोगे उसका जो कलर है वो ब्लू हो जाता है। और ये ब्लू कलर क्यों हुआ? ड्यू टू एड्सॉर्प्शन। किसका किस पे एड्सॉर्प्शन हुआ? मैग्नेसॉन रिएजेंट का एड्सॉर्प्शन हुआ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल्स पे या सरफेस पे। सो ड्यू टू द एड्सॉर्प्शन ऑफ मैग्नेसॉन रिएजेंट ऑन द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सो ये दो एग्जांपल्स हैं जो प्रूव करते हैं कि सॉल्यूशन फेज से भी एड्सॉर्प्शन हो सकता है। एक बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है जो आपने, मुझे नहीं पता नोटिस किया है कभी या नहीं, जैसे घरों में जो कुकिंग करते हैं, कई बार क्या होता है आपके किसी खाने में मान लीजिए अगर सॉल्ट का अमाउंट ज़्यादा हो गया तो उस सॉल्ट के अमाउंट को कम कैसे कर सकते हैं? हम आटे का कुछ एक सरफेस बना के या एक मास बना के अगर हम उसमें डिप करेंगे तो वो सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये एक रेमेडी है जो मैंने अपने घर में जो है 1-2 बार नोटिस करी है। मुझे नहीं पता आपने कभी नोटिस की है या नहीं, बट ये एक कॉमन सा एग्जांपल है जो मुझे ध्यान आ रहा है। उसके बाद में देखिए, जो सॉल्यूशन फेज में एड्सॉर्प्शन है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? एक फैक्टर तो हो सकता है टेम्परेचर का। बताइए, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो एड्सॉर्प्शन पे क्या फर्क पड़ेगा? एड्सॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। सेकेंड फैक्टर है सरफेस एरिया, यानी कि जो एड्सॉर्बेंट है उसका सरफेस एरिया कितना है। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो एड्सॉर्प्शन भी इंक्रीज होगा। उसके बाद में थर्ड फैक्टर है कि जो सॉल्यूशन आप ले रहे हो एड्सॉर्प्शन के लिए उसका कंसंट्रेशन क्या है। तो देखिए, कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा जाहिर सी बात है सॉल्यूट पार्टिकल्स उतने ही ज़्यादा होंगे। जैसे गैस के केस में हम प्रेशर को जो ऑब्जर्व करते थे, प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा एड्सॉर्प्शन। तो सॉल्यूशन के केस में प्रेशर को रिप्लेस कर सकते हैं कंसंट्रेशन से। तो कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी एड्सॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा होगा। और एक और फैक्टर होता है जिसको हम डायरेक्टली रिलेट तो नहीं कर सकते, बट इस पे भी ये डिपेंड करता है। और वो फैक्टर क्या है? नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट। तो जो कॉन्स्टेंट्स हमने पढ़े थे K और N, उनका वैल्यू जो है वो इनकी नेचर पे डिपेंड करता है। यानी कौन सा एड्सॉर्बेंट है कौन सा एड्सॉर्बेट है उसके ऊपर भी जो है डिपेंड करता है कि एड्सॉर्प्शन किस एक्सटेंट तक होगा। अब देखिए, जो फ्रेंडलिक इक्वेशन हमने पढ़ी जो कि थी x/m = K × P⁴ ये इक्वेशन गैसेस के एड्सॉर्प्शन के लिए थी, लेकिन हम उसकी ऑथेंटिसिटी को या वैलिडिटी को सॉल्यूशन में एड्सॉर्प्शन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। किस तरीके से? देखिए, जो इक्वेशन थी वो थी हमारी x/m = K × P⁴ बट सॉल्यूशन के केस में जो प्रेशर है उसको रिप्लेस हम कर देंगे कंसंट्रेशन से। सो इक्वेशन हमारी बन जाएगी x/m = K × C⁴ सेम यहाँ भी जो n का वैल्यू है दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1। और अगर आप log ले लेते हो इस इक्वेशन का तो इक्वेशन बन जाएगी log x/m = log K + 1/n log C। ओके, सेम आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, सेम ग्राफ आपको मिलेगा बिटवीन log x/m एंड log C।
कई बार जो है वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ वी कैन एस्टेब्लिश वैलिडिटी ऑफ फ्रेंडलिक आइसोथर्म फॉर सॉल्यूशंस। तो उस केस में आप वो इक्वेशन को जो है वो ड्रॉ करेंगे और सिर्फ एक चीज़ को आपको मेंशन करना है कि इन द केस ऑफ सॉल्यूशन द प्रेशर इज रिप्लेस्ड बाय कंसंट्रेशन। सो आज की क्लास में इतना ही था। कल की क्लास में हम एड्सॉर्प्शन को फिनिश कर लेंगे और देन उसके बाद में जो हमारा टॉपिक बचेगा वो बचेगा कोलॉइडल स्टेट। ठीक है, तो कल की क्लास जो है उसमें हम एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।